गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं शिंबुदयाल यादव आपके लिए जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें ऑनलाइन क्लास में 10वीं क्लास का एक चैप्टर लेकर आया हूँ और आपके विद्यालय ने जो आपके लिए व्यवस्था की है उसका आप लाभ उठाएं और अच्छी तरह से समझें और इसको देखें। जो आप अपना ये जो समय है उसको फालतू बेकार में गवा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ने में लगाएं और पढ़ते रहें। निरस्ता जो है आपकी उसको दूर हो जाए। तो मैं आज आपके लिए जो 10वीं क्लास का विज्ञान का जो चैप्टर लेकर आ रहा हूँ वो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अब देखो स्टूडेंट्स, इधर हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश क्या होता है, वो पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रकाश। देखो, प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होने वाली एक ऊर्जा है। मतलब प्रकाश है वो क्या है, एक ऊर्जा। और ये ऊर्जा किसके रूप में संचरित होती है, वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है और ये जो ऊर्जा है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। दूसरी हम देखें इसके बारे में तो प्रकाश क्या है कि जो ये प्रकाश है वो स्वयं नहीं दिखता है, स्वयं नहीं दिखता है, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। यानी ये प्रकाश स्वयं है वो हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन हम जिन वस्तुओं को देखते हैं, हमारे सामने जैसे स्टूडेंट बैठे हैं तो हम उनको देख रहे हैं या आप मुझे देख रहे हो, तो वो सब किसके कारण देख रहे हो, प्रकाश के कारण देख रहे हो। तो प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है लेकिन वस्तुओं को दृश्यमान बनाने का कार्य करता है। फिर हम देखें कि ये जो प्रकाश है उसकी चाल देखें हम, तो इसकी चाल वायु में या निर्वात में जिसकी चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है, इसमें वायु में या निर्वात में। और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग होती है। वो किस पर निर्भर करती है, माध्यम की सघनता पर निर्भर करती है कि माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश की चाल उतनी ही क्या होगी, कम होगी। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जो प्रकाश है वो एक सरल रेखा में गमन करता है। जैसे यहां से ये कोई प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश किरण जा रही है, सीधी रेखा में जाएगी और सरल रेखा में गमन के कारण इसके यहाँ पर कोई अवरोध आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, कोई अवरोध आ गया, तो अवरोध के कारण ये जो अवरोध है इस सरल रेखा में गमन के कारण इस अवरोध की क्या बनती है, छाया बनती है। इस अवरोध की क्या बनती है, छाया। तो किसके कारण कि प्रकाश और सरल रेखा में गति करता है और अगर वो किसी अवरोध से टकराता है तो टकराने के बाद अपारदर्शी अवरोध, इसलिए उस अवरोध की क्या बन जाती है, छाया बन जाती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, ये तो था हमारा किसके बारे में सामान्य जानकारी, प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी। तो आपका जो चैप्टर है उसका नाम तो आप ये लिख लें, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। और उसमें सबसे पहले पॉइंट डालें प्रकाश। क्या डालें, प्रकाश। और उसमें लिखें कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। दोबारा देख लो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है
जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। दूसरा पॉइंट नीचे अलग लाइन में लाइन बदल करके लिखेंगे, प्रकाश वस्तुओं को देखने में, प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहयोग करता है, प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहयोग करता है, प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहयोग करता है या सहायक होता है, लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देता है। फिर अगला लाइन, तीसरी लाइन में लिखेंगे, प्रकाश निर्वात तथा वायु में, प्रकाश निर्वात तथा वायु में, निर्वात तथा वायु में 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति करता है। वायस सुन ले कि प्रकाश है वो वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति करता है, गति करता है। आगे लिखो अलग लाइन में, प्रकाश की यह चाल, प्रकाश की यह चाल माध्यम की, प्रकाश की यह चाल माध्यम की सघनता पर, माध्यम की सघनता पर निर्भर करती है। प्रकाश की यह चाल माध्यम की सघनता पर निर्भर करती है। प्रकाश की यह चाल माध्यम की सघनता पर निर्भर करती है। उसके बाद में हम देखते हैं अगला, आगे अलग लाइन में लिखो, प्रकाश सरल रेखा में, प्रकाश सरल रेखा में, प्रकाश सरल रेखा में गमन करने के कारण ही, प्रकाश सरल रेखा में गमन करने के कारण ही अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है, अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। इसके कारण सरल रेखा में गमन करने के कारण जो है वो प्रकाश क्या करता है, अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। ये जो सामान्य जानकारी है या इसके बारे में जो हम सभी प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, इसके परावर्तन अपवर्तन पढ़ेंगे, उससे पहले हमने प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी देखी है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, क्या देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन, कि किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो देखो। पहले हम इसका एक चित्र बनाते हैं और उस चित्र के माध्यम से उसको समझते हैं। इसको हम बिंदु देते हैं O और ये है O डैश, यहां पर देते हैं P और यहां पर दे देते हैं इसको Q। अब देखते हैं यहां पर हम इसमें कि जैसे परावर्तन किसे कहते हैं, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर जिससे ये टकराकर लौट रही है उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ या सतह। और इस पर जो आने वाली किरण है, ये किरण पी उसको कहते हैं क्या? आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको? आपतित किरण। फिर इससे जो टकराकर वापस जा रही है उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और यहां पर आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर जिस सतह पर टकराती है उसे सतह पर डाला गया या उस बिंदु पर डाला गया जो लंब है वो क्या कहलाता है? अभिलंब। क्या कहलाता है? अभिलंब। तो यहां पर हमारे पास आपतित किरण किसे कहते हैं? आने वाली जो प्रकाश किरण है वो आपतित किरण कहलाती है। टकराकर वापस लौटने वाली जो प्रकाश की किरण है वो कहलाती है परावर्तित किरण। और आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर जिस बिंदु पर टकरा रही है उस बिंदु पर डाला गया जो लंब है वो कहलाता है क्या? अभिलंब। इसके बाद में आता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, यहां से ये आपतित किरण है और ये क्या है? अभिलंब। तो इन दोनों के बीच में जो बना हुआ कोण है ये कोण, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। और इसे आपतन कोण का है नाम क्या? स्मॉल आई से दर्शाते हैं। क्या है? स्मॉल आई। और इसको कहते क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण क्या कहते हैं इसको? आपतन कोण। उसके बाद में परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच जो बना हुआ कोण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण और इसको लेते हैं स्मॉल आर से। इसके बीच में परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना हुआ कोण है उसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। क्या कहते हैं उसको? परावर्तित कोण या परावर्तन कोण। तो ये जो परावर्तन कोण है और हम इसको किससे लिखते हैं? स्मॉल आर से। अब इसके बाद में सबसे पहले आपने दैनिक प्रकाश का परावर्तन, दोबारा से एक बार इसको देख लें, समझ लें कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं कि जैसे हम प्रकाश गिराते हैं तो किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर वापस लौटता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है और उससे वस्तु में दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम ये परावर्तन के बारे में देख रहे हैं। उसके बाद में हम इसके नियम देखेंगे परावर्तन के। तो परावर्तन के बारे में यहाँ तक लिख ले पहले। तो पॉइंट डालो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और इसमें लिखो जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सही। इसके नीचे ये चित्र बना लें और चित्र में ये नाम लिख लें। चित्र से ही आप परिभाषा बना सकते हैं कि आपतित किरण है, PO आपतित किरण है, OQ परावर्तित किरण है। परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है और वापस इसी माध्यम में लौट रही है, इसलिए इस घटना को क्या नाम दे दिया गया? प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम दे दिया इसको? प्रकाश का परावर्तन। तो आप सभी ये चित्र बना लें।
देखो बच्चों बना लिया सबने। तो फिर हम आगे चलते हैं। इसी में देखो यहाँ से आगे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। तो इसके आगे हेडिंग डाल देना प्रकाश के परावर्तन के नियम, या पॉइंट सीधा डालो परावर्तन के नियम। इसी चित्र से हम समझेंगे परावर्तन के नियमों को। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के जो नियम है उसमें हम सबसे पहला जो नियम है परावर्तन के नियमों में पहला जो नियम है वो देखेंगे हम क्या क्या। देखो हमारे पास है आपतित किरण, क्या है आपतित किरण, दूसरा है परावर्तित किरण और तीसरा है अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और तीसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण में अभिलंब। अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण में अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम है क्या, देखो अरे तीनों एक ही तल में, यहां पर इधर देखना, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तीनों एक ही तल पर स्थित है, इसलिए पहला नियम हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। उसके बाद में हम दूसरा जो नियम है हमारा, वो दूसरा नियम देखते हैं। क्या दूसरा नियम, यहां से देखना, दूसरा नियम इसका आपतन कोण, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। वैसे इसकी थ्योरी लिखें तो हम क्या लिखते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, सदैव बराबर होता है। यह है इसका दूसरा नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव निश्चित होता है, बराबर होता है। अब तीसरा जो नियम है वो तीसरा नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण है, जो आपतित किरण है उसकी आवर्ती और चाल, ये आपतित किरण, इसकी जो आवर्ती और दूसरी है चाल, ये जितनी आवर्ती और जितनी चाल से आपतित होगी उतनी ही आवर्ती और उतनी ही चाल से परावर्तित होगी। इसकी आवर्ती और चाल में कोई बदलाव नहीं होगा, इसकी आवर्ती और चाल में कोई बदलाव नहीं होगा। तो तीसरा नियम हम क्या बता सकते हैं कि आपतित किरण की आवर्ती और चाल तथा परावर्तित किरण की आवर्ती और चाल समान होती है। यह होता है तीसरा नियम। यह होता है कौन सा नियम, तीसरा नियम। ये जो तीनों नियम हम देख रहे हैं वो सभी दर्पण के लिए मान्य है, चाहे वो दर्पण हमारा गोलीय दर्पण हो, चाहे वो दर्पण हमारा समतल दर्पण हो। सभी दर्पण के लिए ये तीनों नियम हमारे मान्य होते हैं। कौन कौन सा, आपतित, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है, और इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। तीसरा जो हमारा बिंदु है वो, या तीसरा जो हमारा नियम है वो यह है कि आपतित किरण की आवर्ती और चाल, आपतित किरण जितनी आवर्ती और चाल से आपतित होती है उतनी ही आवर्ती और चाल से क्या होती है, परावर्तित होती है। इसकी आवर्ती और चाल में कोई बदलाव नहीं होता है। ये इसका तीसरा नियम है। तो कौन डालें, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियमों में पहला नियम नंबर 1 डालें, नंबर 1, और नंबर 1 डाल करके लिखें आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बारे से सुन लें, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं।
उसके बाद में नियम नंबर 2, दूसरा नियम डालो। आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान, आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान, आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम नंबर 3 लगाएं और तीसरा नियम लिखें। आपतित किरण जितनी आवर्ती व चाल से आपतित होती है, आपतित किरण जितनी आवर्ती व चाल से आपतित होती है, परावर्तित किरण भी उतनी ही आवर्ती व चाल से परावर्तित होती है, अर्थात आपतित किरण व परावर्तित किरण की आवर्ती व चाल अपरिवर्तित रहती है। यानी बदलती नहीं है। कि जितनी आवर्ती और चाल से ये किरण आपतित होगी, उतनी ही आवर्ती और चाल से ये किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इसकी आवर्ती और चाल क्या होता है, बदलती नहीं है। ये तीसरा नियम है इसका। अब एक चीज पर हम ये निष्कर्ष को निकाल रहे हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर कोण आई का मान कितना भी माने कि कोण आई 30 डिग्री है, कोण आई कितना है 30 डिग्री है, तो कोण आर बराबर भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। कोण आर भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर हमें कोण आई का मान 0 कर दें, कोण आई का मान क्या कर दें 0 कर दें, 0 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपतित किरण होगी वो अभिलंब के समांतर, कैसे आपतित होगी, अभिलंब से होती हुई या अभिलंब के समांतर आपतित होगी। तो आपतन कोण यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। आपतन कोण का मान क्या होगा, कोण है आई बराबर क्या हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ पर नियम से कोण आर भी क्या होगा 0 डिग्री। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या समझे कि कोण आई बराबर 0 डिग्री है, तो कोण आर भी 0 होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो सीधी अभिलंब के समांतर जो किरण आपतित हो रही है, वो किरण परावर्तित होकर वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी जिस मार्ग से वो आ रही है। जिस मार्ग से किरण आई है उसी मार्ग से ये किरण वापस लौट जाएगी। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी परावर्तक पृष्ठ पर हम सीधी या लंबवत किरणें लगाते हैं तो वो परावर्तित किरणें वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। तो ये हमारे परावर्तन के क्या हो गए, नियम हो गए। क्या हो गए, परावर्तन के नियम हो गए। अब उसके बारे में हम देखते हैं कि जो परावर्तक पृष्ठ हैं, क्या है परावर्तक पृष्ठ हैं, वो कैसी बनाई जाती हैं, किस प्रकार से तैयार की जाती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या, दर्पण। क्या पढ़ते हैं, दर्पण। हम पढ़ते हैं यहाँ पर दर्पण। देखो दर्पण के बारे में हम देखते हैं, और जो दर्पण है वो होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है
समतल दर्पण। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है गोलीय दर्पण। दूसरा प्रकार है गोलीय दर्पण। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है? देखो, दर्पण और कांच में क्या अंतर होता है आप जानते हो क्या? कांच किसे कहते हैं या दर्पण किसे कहते हैं? या दोनों एक ही चीज है कि दर्पण और एक बोलते हैं क्या? कांच। सामान्य बोलचाल की भाषा में कांच और एक है दर्पण। तो दर्पण और कांच में क्या अंतर है? दोनों एक है या अलग है? तो दोनों क्या है? अलग अलग। दोनों क्या है? अलग अलग। कांच हम किसे कहते हैं कि जो क्या हो? पारदर्शी हो। क्या हो? पारदर्शी हो, जिसके हम आर पार देख सकते हो। जिसके हम क्या कर सकते हो? आर पार देख सकते हो। उसमें हमें प्रतिबिंब नहीं बना दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? कांच कहलाता है। और दर्पण क्या होता है? इसी कांच की एक सतह पर हम अपारदर्शी पॉलिश कर दें। जैसे हमारे पास ये कोई कांच है, हम इसके आर पार देख सकते हैं कि इधर क्या रखा हुआ है और इधर से हम उसको देख सकते हैं। किसमें से? कांच में से। लेकिन अगर हम इसके इस ओर अपारदर्शी पॉलिश कर दें, क्या कर दें? अपारदर्शी पॉलिश कर दें। यहां पर क्या कर दिया? अपारदर्शी इसके पॉलिश कर दी। अपारदर्शी पॉलिश कर दी इसके, तो अब हम इसमें आर पार नहीं देख सकते। तो अब ये क्या बन गया? दर्पण बन गया। क्या बन गया? दर्पण बन गया। और दर्पण में हम क्या देख सकते हैं? प्रतिबिंब देख सकते हैं। दर्पण में हम क्या देख सकते हैं? प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि दर्पण होता क्या है कि कोई भी कांच की जो पट्टी का है उसकी एक ओर अपारदर्शी पॉलिश करके क्या बनाया जाता है? दर्पण बनाया जाता है। फिर हम यहाँ पर अब आगे देख रहे हैं कि दर्पण के प्रकार देखते हैं। क्या देखते हैं? दर्पण के प्रकार। तो प्रकार में हम देख रहे हैं क्या? पहला जो प्रकार है इसका वो है समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। अब समतल दर्पण जो है उसका प्रकार देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो हम दर्पण देख रहे हैं वो दर्पण कैसा है? समतल है। कैसा है वो दर्पण? समतल। बिल्कुल कैसा है? समतल दर्पण है। ये हमारे पास समतल दर्पण। अब इस समतल दर्पण में हम देखते हैं जो भी हम हमारे घरों पर काम में लेते हैं, जो देखने के लिए जो हमारा ड्रेसिंग होता है उसमें समतल दर्पण ही लगा होता है। तो अब हम इसको यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप में देखें कि इसके बारे में ये कैसा होता है, किस प्रकार का इसमें प्रतिबिंब बनता है। मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये कैसा बनता है, अभी आप बताएंगे कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। जैसे हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं सुबह सुबह जब नहा करके, तो हमें प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? अरे उल्टा दिखता है या सीधा? जैसे हम ऐसे खड़े हुए हैं तो क्या हमें ऐसा दिखता है? नहीं, सीधा दिखता है। तो इसका मतलब पहली बात इसमें आई कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है प्रतिबिंब? सीधा बनता है। उसके बाद में अभी आप ही बताएंगे कि जो उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण से आगे बनता है या दर्पण के पीछे बनता है। तो दूसरी स्थिति में सीधा बनता है, वो दर्पण के कहां बनता है? पीछे बनता है। फिर वो वास्तविक होता है या आभासी होता है? ये आप सब देखते हैं दर्पण में, तो क्या वो वास्तविक होता है? क्या हम उसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। कि समतल दर्पण में हम प्रतिबिंब देखें तो प्रतिबिंब सदैव कैसा प्राप्त होता है हमें? प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी। और एक चीज और देखें कि अगर हम दर्पण में प्रतिबिंब देख रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब हमें दर्पण में छोटा दिखता है या बड़ा दिखता है? बताओ। बराबर के आकार का दिखता है। कैसा दिखता है? बराबर के आकार का। बराबर। तो इससे ये चीजें हमें पता चली समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। और कहां बनता है? दर्पण के पीछे। अब दर्पण के जो पीछे शब्द आया है उस शब्द को ध्यान से देखें। वस्तु, मैंने यहां मान लो ये दर्पण है हमारा और इस दर्पण से यहां पर वस्तु मैंने ये रख दी। कितनी दूरी पर? डी दूरी पर। कितनी दूरी पर? डी दूरी पर। तो अब इसका प्रतिबिंब कहां कितनी दूरी पर बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब भी इस दर्पण के पीछे डी दूरी पर ही बनेगा। तो इसका मतलब हम इस चीज से क्या समझ रहे हैं कि समतल दर्पण में
वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगी प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। कहां पर? दर्पण के पीछे। अगर आप उस दर्पण की ओर गति करते हुए आ रहे हो नजदीक, तो आपका प्रतिबिंब भी आपकी ओर गति करते हुए आएगा। ये हुई किसके बारे में जानकारी? समतल दर्पण के बारे में जानकारी। हाँ, एक चीज होती है कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, कहीं आप उसको उल्टे में नहीं लें, केवल वो भाग उल्टे होते हैं कि जैसे मैं ये ऐसे खड़ा हूं तो दर्पण जो होगा, जैसे सामने मेरे दर्पण है तो मैं दर्पण में देखूंगा तो मेरा प्रतिबिंब ऐसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा दायां भाग है वो बायां हो जाएगा, बायां भाग क्या हो जाएगा? दायां। जिसको क्या बोलते हैं हम? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये घटना पाई जाती है किसमें? समतल। क्या करती